नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास में साल 1919 एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और भारत के लोगों ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। बदले में भारतीय जनता को उम्मीद थी कि अब उन्हें शासन में अधिक भागीदारी और अधिकार मिलेंगे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू किया, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट का नाम दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम पर पड़ा। पहले थे एडविन मॉन्टागू, जो उस समय भारत सचिव थे, और दूसरे थे लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड, जो भारत के वायसराय थे। दोस्तों, इस एक्ट की शुरुआत 20 अगस्त 1917 की उस घोषणा से हुई जिसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये कहा कि उनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करना है। इसी घोषणा को कानूनी रूप देने के लिए 1919 का यह अधिनियम लाया गया। अब बात करते हैं इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, द्वैध शासन, डीआर की। यह व्यवस्था केवल प्रांतों में लागू की गई थी। इसके तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला था आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट्स, और दूसरा था हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। आरक्षित विषयों में पुलिस, न्याय और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल थे और ये सीधे गवर्नर के नियंत्रण में रहते थे। वहीं दूसरी ओर हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन जैसे विभाग आते थे, जिन्हें भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है। भारतीय मंत्रियों को जिम्मेदारी तो दी गई थी, लेकिन उनके पास न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही असली शक्ति। असली नियंत्रण अब भी गवर्नर के पास ही था। यही कारण है कि यह व्यवस्था ज्यादा सफल नहीं हो पाई। अब आगे बढ़ते हैं केंद्र की व्यवस्था की ओर। इस एक्ट के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, लागू की गई। इसके अंतर्गत दो सदन बनाए गए, ऊपरी सदन, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद कहा गया, और निचला सदन, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा कहा गया। यह भारतीय लोकतंत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब बात करते हैं चुनाव प्रणाली की। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत की गई। हालांकि यह पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं था, क्योंकि मतदान का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को दिया गया था जो संपत्ति, टैक्स या शिक्षा के कुछ विशेष मानदंडों को पूरा करते थे। इसलिए आम जनता का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी वोट देने से वंचित था। इसके अलावा इस अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन, कम्युनल इलेक्टोरेट की व्यवस्था को और विस्तार दिया। 1909 में यह व्यवस्था केवल मुसलमानों तक सीमित थी, लेकिन अब इसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन भी शामिल कर लिए गए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसी एक्ट के प्रावधानों के तहत 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई, जिसे आज हम यूपीएससी के रूप में जानते हैं। अब सवाल आता है, क्या यह एक्ट सफल रहा? इसका जवाब है, पूरी तरह नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस एक्ट की कड़ी आलोचना की और इसे निराशाजनक बताया, क्योंकि भारतीय जनता को पूर्ण स्वराज चाहिए था, जबकि यह एक्ट केवल सीमित अधिकार दे रहा था। इसी असंतोष के माहौल में ब्रिटिश सरकार ने रोवलट एक्ट लागू किया, जिसने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया। और इसी के विरोध में अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग में, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसके महत्व की बात करें तो यह एक्ट पूरी तरह बेकार नहीं था। इसने भारत में लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली और प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी। इसी ने आगे चलकर 1935 के भारत शासन अधिनियम और अंततः भारतीय संविधान को भी प्रभावित किया। तो दोस्तों, एग्जाम के लिए याद रखिए, 1919 का एक्ट बराबर डायरेक्टी प्लस बाइकैमरल लेजिस्लेटिव प्लस डायरेक्ट इलेक्शन प्लस कम्युनल इलेक्टोरेट एक्सपेंशन प्लस पीएससी की स्थापना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।